नमस्कार, अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा का जो तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये इस टॉपिक का नाम है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। और इससे पहले कि अपन वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या फिर जो क्लास पसंद आ रही है, तो आप अक्षर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अक्षर एकेडमी प्ले स्टोर से अक्षर एकेडमी सीजी डालिए, या फिर जो यूट्यूब का जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर जो है मेरे इस नंबर पर आप मैसेज कर भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मैसेज कर दीजिएगा लिंक, या फिर जो भी नोट्स मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपको नोट्स मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा। इसके शिक्षा के उद्देश्य के जस्ट बाद दूसरा जो वीडियो आएगा वो एमसीक्यू, शिक्षा के उद्देश्यों का एमसीक्यू वीडियो होगा। तो हम मैटर भी पढ़ते चल रहे हैं और उनके एमसीक्यू भी करते चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। फिर शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनमें कई उद्देश्यों में जो पहला उद्देश्य है तटस्थ और वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हेतु। तटस्थ और वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जैसा है वैसा अध्ययन किया जाए। जो हमारे शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यानी ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यानी साक्षरता प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, तटस्थ हो सकता है और वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि किसी व्यक्ति को तटस्थ, वस्तुनिष्ठ या फिर वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्पष्ट नवीन चिंतन की क्षमता उत्पन्न करने एवं नवीन विचारों को स्वीकार करने की क्षमता का विकास करना। यानी जो बालक जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन बालकों के मध्य क्या करना है, नवीन चिंतन उत्पन्न करना है। नवीन चिंतन उत्पन्न कैसे होगा? नवीन चिंतन उत्पन्न जो है शिक्षा के माध्यम से होगा। नवीन तथ्यों को पढ़कर, नवीन विचारों को पढ़कर, नवीन जो है लेखों को पढ़कर, अध्यापन करने के माध्यम से नवीन विचार प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में हम खुद सोच नहीं पाते, तो अगर नवीन विचार कहाँ से आएंगे? किसी साहित्य के माध्यम से, किसी लेख के माध्यम से, किसी संपादकीय माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से। जब हम उनको पढ़ेंगे, जब उनका अध्ययन करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे, तो नवीन चिंतन करने की क्या होगी, क्षमता का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। दूसरा, नवीन विचारों को स्वीकार करना। नवीन विचारों को स्वीकार करना, क्योंकि हमारा मस्तिष्क का जो निर्माण होता है वो कोरे कागज के, प्रारंभ में कोरे कागज के समान होता है। समाज धीरे धीरे उनका समाजीकरण करता है, और जब समाज उनका समाजीकरण करता है तो धीरे धीरे उनके विचारों में रूढ़िवादी विचार यानी पुराने विचार धीरे धीरे व्याप्त हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम नवीन विचारों को स्वीकार करना शुरू करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो प्रारंभिक यानी परंपरागत समाज था, महिलाओं के प्रति या थर्ड जेंडर के प्रति बहुत ज्यादा उदारता पूर्वक विचार नहीं कर पाता था। मगर शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से हम महिलाओं के प्रति और महिला अधिकारों के प्रति और जो थर्ड जेंडर है उनके प्रति हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ। उसका एक मूल कारण शिक्षा ही है। तो शिक्षा नवीन विचारों को चिंतन की क्षमता भी प्रदान करता है और नवीन विचारों को स्वीकार करने की क्षमता का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तीसरा, बालकों में बौद्धिक जागरूकता एवं स्वतंत्र चिंतन हेतु। बौद्धिक जागरूकता का मतलब है अवेयरनेस। मानसिक रूप से जो अवेयरनेस होगा वो शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। तो शिक्षा हमको बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से यानी मेंटली अवेयरनेस हमको उपलब्ध करता है। और स्वतंत्र चिंतन का मतलब ये है कि हमारे दिमाग को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा, या शिक्षा के माध्यम से हमारे दिमाग इस तरीके से खुल जाते हैं कि हम नए नए विचारों को स्वतंत्र रूप से अपन विचार कर सकते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के विचारों का जन्म हो सकता है। तो स्वतंत्र चिंतन विचार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में नए पूर्ण निर्णय लेने एवं स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने हेतु शिक्षा आवश्यक है। महत्वपूर्ण मामलों में यानी कोई जो विषय हो उनको खुले दिमाग से अपन विचार कर सकें। निर्णय लेने की प्रक्रिया में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। नए निर्णय करने के लिए भी जो नए समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, या किसी भी सैद्धांतिक खोज में यही समस्याएं आ रही हैं, तो हम नए निर्णय ले सकते हैं, पूर्ण निर्णय ले सकते हैं। और साथ में स्वतंत्रता पूर्वक ये निर्णय
अपन क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अनुशासन, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सहनशीलता आदि गुणों का विकास। शिक्षा के माध्यम से अनुशासन पैदा होता है, हम डिसिप्लिन रहते हैं। सहयोग यानी दूसरों को सहयोग करने की भी भावना विकसित होती है। सामाजिक उत्तरदायित्व यानी एक व्यक्ति का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, शिक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। और सहनशीलता यानी जो उनके अंदर पैशन होगा, जो धैर्य होगा, वो सहनशीलता आदि जो गुण होते हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही विकसित हो सकते हैं। अपने देश की सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों को समझाने में, बताने में, हम हमारे देश में जो सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्व हैं, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है, हम उस विरासत को दूसरों को अगर समझाना है या धर्म के विषय में किन्हीं भी चीज़ों को बताना है तो हम लॉजिकल तरीके से बता सकते हैं उनको कि ये कब कैसे हो पाएगा, कि हम शिक्षा के माध्यम से हो जाएगा। जब तक हम शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक किसी भी जो विचार होंगे या जो तथ्य होंगे उनको अपन फैक्ट के आधार पर या उदाहरण के आधार पर हम समझा नहीं पाएंगे। तो शिक्षा वो क्या करता है, उनमें वो चीज़ें, सारी चीज़ें लाकर हमको इस तरीके से ट्रेन करता है कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को ऑथेंटिक तरीके से क्या करते हैं, प्रमाणित तरीके से अपन व्यक्त कर सकते हैं। फिर जो शिक्षा है वो और क्या, शिक्षा के नवीन तथ्य कौन से हैं, नवीन विचार कौन कौन से हैं। तीसरा है शैक्षणिक समाजशास्त्र के माध्यम से सामाजिक कुशलता, आत्मनिर्भरता एवं व्यावसायिक शिक्षा देने में। शैक्षणिक समाजशास्त्र कहने का मतलब है जो हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र होगा वो शैक्षणिक समाजशास्त्र एक विषय के रूप में होगा और उसके माध्यम से हमारी सामाजिक कुशलता है, जो हम समाज के प्रति जो कुशलता है, यानी जो समाज के प्रति जो योगदान देना है या समाज के साथ कैसे अपने आप को अनुकूलित करना है, उनके बारे में हम, कुशलता के बारे में भी हम कुछ बता सकते हैं। आत्मनिर्भरता यानी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा देने में शिक्षा की आवश्यकता, व्यावसायिक शिक्षा देने का यहाँ पर तात्पर्य है हम प्रोफेशनल तरीके से क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। समय और अवकाश का सदुपयोग करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो ही वो समय और अवकाश यानी छुट्टियों का सही इस्तेमाल कर पाएगा। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो अपने समय का या और जो खाली समय उसके पास मिलता है उसका सही सदुपयोग नहीं पाएगा। तो शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है। अपने अधिकारों, कर्तव्यों, जनतंत्रात्मक भावना, अपने अधिकार कर्तव्य, हमारे अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, या कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन सही गलत है, उचित अनुचित का निर्णय करना, हम अपने कर्तव्य, हमारे देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं, या समाज के प्रति हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं, ये हमारे शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। जनतंत्रात्मक भावना, जनता क्या चाहती है, बहुमत के लोग क्या चाहते हैं राजनीति में, जिस तरीके से अपन अध्ययन करते हैं। तो जनतंत्रात्मक भावना, सामाजिक गुण, सामाजिक गुण कहने का तात्पर्य है कि वो कौन कौन से गुण होंगे जो एक योग्य नागरिक होने के नाते जो व्यक्ति गुण धारण करता है वो कौन कौन से गुण होंगे। समाज की स्थापना और पुनर्गठन, समाज को कैसे बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सकता है, उसका पुनर्गठन यानी फिर से उनको कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विश्व सहित राष्ट्र के कल्याण की योजना योगदान देने में शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अधिकार के बारे में जानना, कर्तव्यों के बारे में जानना, जनतंत्रात्मक शासन के जो समाज है उनके बारे में जानना, उनकी स्थापना करना, उनका पुनर्गठन करना और विश्व सहित राष्ट्र का कल्याण कैसे किया जाए, एक शिक्षा जो शिक्षित व्यक्ति होती है वही अच्छी तरीके से जानता है। तो ये शिक्षित व्यक्ति कहने का मतलब तात्पर्य है कि शिक्षा प्राप्त करने का ये उद्देश्य है। विश्व की नागरिकता के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मानव को मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना है। जो हमारी विश्व की नागरिकता यानी विश्व में हम एक नागरिक होने के नाते, विश्व में एक व्यक्ति होने के नाते या राष्ट्र में एक व्यक्ति होने के नाते हमारी नागरिकता क्या कहती है, हमारा उत्तरदायित्व क्या कहता है, हमको किस तरीके से जिम्मेदार नागरिक बनना है, उनके बारे में। मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना, मेंटली रूप से या जो सामाजिक रूप से यानी सोशल रूप से और भावनात्मक यानी इमोशनली हम कैसे परिपक्व हैं, कैसे मेच्योर हो जाएं, इनके बारे में मेच्योरिटी हमको कहाँ प्रदान मिलेगा, शिक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। निर्णय एवं आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, कोई भी विचार करना है, निर्णय करना है, डिसीजन मेकिंग करना है तो वो शिक्षा के माध्यम से आएगा। और साथ में आत्म अभिव्यक्ति कहने का मतलब है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कैसे करें, सही शब्दों के माध्यम से, सही वाक्यों के माध्यम से, सही कन्वर्सेशन के माध्यम से। तो वो भावना अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना वो शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है।
बालकों को सामुदायिक कार्यों में अधिक से अधिक हिस्सा लेने हेतु प्रेरित करना। अगर शिक्षित बालक हैं, बालक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तो हम उनको सामुदायिक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो हम उनको भागीदार नहीं बना पाएंगे। फिर जो बालकों में लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से समझने के लिए, लोकतंत्र के जो सिद्धांत है हमारे, उनको प्रभावी रूप से कैसे समझा जा सकता है? उनको ऐसे प्रभावी रूप से समझा जा सकता है कि हमारे लोकतंत्र के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, जैसे समानता, आपका जो है समानता का सिद्धांत है, स्वतंत्रता है, समानता है, स्वतंत्रता है, लोगों के बीच में से कैसे विभाजित करना है और प्रभावी रूप से उनको कैसे उनमें डालना है, ये हम किसके माध्यम से जान सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से ही जान सकते हैं। समुदाय अर्थात समाज में रहने की कला का विकास करने में, समुदाय और समाज की कला का विकास करने का तात्पर्य है कि व्यक्ति कैसे वो समुदाय के समाज के साथ अपनी कला का विकास कर सकते हैं, कैसे कोई व्यक्ति कैसे कर सकते हैं अपना जो है समुदाय के साथ या समाज में रहने की कला का जो विकास करते हैं, कैसे हम समाज के साथ एडजस्टमेंट करें, कैसे अपना योगदान दें, ये शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो प्रमुख प्रमुख उद्देश्यों को हमने देखा। साथ में हम ये देख सकते हैं कि शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य क्या हैं। पहला, व्यक्तिगत शिक्षा के व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य क्या हैं? पहला, व्यक्तिगत रूप से बौद्धिक विकास करना। बौद्धिक विकास करना शिक्षा के माध्यम से जो मानसिक विकास होता है वो तेजी से होता है। अगर हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारा जो बौद्धिक यानी मानसिक विकास होगा वो कैसा हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरा, भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास कहने का मतलब है इमोशनली रूप से हम देश के प्रति, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति या समाज के प्रति हमारा इमोशनली कनेक्टिविटी कैसी है, उसका कनेक्शन कैसा है और उनके प्रति हम कैसे विचार रखते हैं, वो भावनात्मक विकास व्यक्तिगत रूप से हो सकते हैं। तीसरा, नैतिक विकास। नैतिक आचरण भी बहुत मायने रखते हैं। समाज के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, जेंडर में अलग अलग नैतिकता, माता पिता के साथ नैतिकता या परिवार के साथ नैतिकता या राष्ट्रपति की नैतिकता की जो भावना होगी वो कैसा होगा, यानी मोरल डेवलपमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक विकास, अगर आपको शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं तो अपने शारीरिक विकास के बारे में सचेत रहेंगे। जो शिक्षित रहेगा, सही उचित पोषण आहार लेगा, शरीर व्यायाम कर रहा होगा, तो शिक्षा के माध्यम से आएंगे। अर्थात व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? अपना शिक्षा ही उसके लिए एक जरूरी तत्व है, जिससे वो क्या कर सकता है? अपना बौद्धिक या मानसिक विकास कर सकता है। सॉरी, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगली बार इसको ध्यान देंगे। फिर दूसरा उद्देश्य है हमारा सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में समाज में रहने योग्य बनना इसका सामाजिक उद्देश्य है कि समाज के साथ हम अनुकूलित कैसे हो पाए, समाज में हमको कैसे रहना है। सहयोग, अनुशासन और सहिष्णुता। समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग वर्गों के साथ हमको सहयोग कैसे करना है, अनुशासन में कैसे रहना है और उन समाजों के बीच सहिष्णुता कैसे स्थापित करना है, ये इसका सामाजिक उद्देश्य है। सामाजिक मूल्यों का विकास, सोशल वैल्यूज होते हैं, सोशल वैल्यू को कैसे विकसित किया जाए और उन सोशल वैल्यूज को कैसे बनाए रखा जाए, ये शिक्षा ही हमको प्रदान कर सकती है। नागरिकता की भावना का विकास, हर समाज ये चाहता है कि उसका उस समाज में रहने वाला जो व्यक्ति हो एक अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो। कोई असामाजिक व्यक्ति तो अपने समाज में नहीं चाहता है। तो नागरिकता की भावना का विकास होगा, अच्छा नागरिक हर समाज बनना चाहेगा, ये इसके सामाजिक उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य में क्या है? समाज में रहने योग्य बनना, अनुशासन, सहयोग और सहिष्णुता, सामाजिक मूल्यों का विकास, नागरिकता की भावना का विकास, ये इसके सामाजिक मूल्य हैं। फिर राष्ट्रीय उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य में अगर आप देखें तो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति, ये शिक्षा के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति अपेक्षाकृत जो अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में ज्यादा राष्ट्र से प्रेम और वो क्या कर सकता है? देशभक्ति की भावना उसके अंदर होगी, देश के लिए कुछ करने की भावना होगी। दूसरा, राष्ट्रीय एकता। शिक्षित व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या मजहब के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है, यानी राष्ट्रीय एकता बनी रहती है और समानता का व्यवहार करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, शिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक जो मूल्य जैसे हमने बताया, स्वतंत्रता, समानता और जो है जो अधिकार हैं हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनका पालन अपन कैसे करें, ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। उनका विकास कैसे करना है, ये अपना राष्ट्रीय उद्देश्य में शामिल है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना। देश में भी एक जिम्मेदार नागरिक चाहिए, जैसे समाज को चाहिए वैसे देश को भी एक जिम्मेदार नागरिक चाहिए, वो शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। फिर व्यवसायिक एवं आर्थिक उद्देश्य। व्यवसायिक यानी प्रोफेशनल का मतलब है और आर्थिक रोजगार प्राप्ति के योग्य बनना। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा
तो उसको अच्छे रोजगार मिल सकते हैं, रोजगार के अच्छे साधन मिल सकते हैं, अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है और उसका आर्थिक रूप से वो क्या हो सकता है, परिपक्व यानी मेच्योर हो सकता है। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और उसका जो आय होगा वो ज़्यादा भी होगा। मगर अगर वो स्किल्ड नहीं होगा तो उसकी आय कैसी होगी, कम होगी। आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़ा होना है, दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, जैसे हम अपन महिलाओं को कहते हैं कि महिलाओं को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उनको शिक्षित करना होगा, उनको स्किल्ड करना होगा, तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और लास्ट है आपका आर्थिक उन्नति। शिक्षा आर्थिक उन्नति भी प्रदान करता है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षा किया हुआ व्यक्ति, उसकी आय भी ज़्यादा होगी और आर्थिक उन्नति भी कैसा होगा, ज़्यादा उसका होगा। नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य, नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य में अगर आप देखें तो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी जो नैतिक आचरण है वो शिक्षा के माध्यम से, जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होगा सत्यता पर आधारित होगा, अहिंसा पर आधारित होगा और ईमानदारी से व्यवहार करेगा। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट का कार्यक्रम शिक्षा के माध्यम से ही होता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो कैरेक्टर उसका भी बेहतर हो सकता है, शिक्षित व्यक्ति। लेकिन हो सकता है कि जो अशिक्षित व्यक्ति है उसकी तुलना में जो वो कैसा हो, ज़्यादा ही हो। फिर आत्म अनुशासन, शिक्षित व्यक्ति अनुशासन में रहता है, स्वयं को भी अनुशासन में रखता है और समाज को भी अनुशासन में रखता है। जीवन मूल्यों का विकास, कोई ना कोई लाइफ स्टाइल होगा उसका और उस लाइफ स्टाइल के कोई वैल्यू सिस्टम होगा, किसी सिद्धांतों पर आधारित होगा। तो शिक्षित व्यक्ति ये क्या कर सकता है, तो शिक्षा के नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य, ये नैतिक आचरण के बारे में ये अपन विचार कर रहे हैं। ये है आपके क्या जो है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।